तो कल क्या पढ़ रहे थे भाई अपन? प्रदीप, कुछ याद है क्या कल का? मेरे को तो याद है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे थे क्या कुछ? स्कीम्स पढ़ रहे थे और एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कौन से एक्ट के बारे में? फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में पता है क्या? इंक भी नहीं रहती है। थोड़ा सा फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में पढ़ो ना, मैं थोड़े सवाल पूछूंगा आपसे उसके बारे में। फैक्ट्री हो गया, लेबर वेजेस एक्ट है, उसके बारे में। अमन कल आए थे ना तुम? 4 दिन से पहले दिन आए। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में जानते हो क्या? जो 1948 में आया था मिनिमम वेजेस एक्ट, जो हर व्यक्ति, जो भी मतलब मजदूर है या लेबर है, उसको कितनी मजदूरी मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार ने एक एक्ट पारित किया था। उसके बारे में पता है क्या? नहीं मालूम? जयदीप, तुम्हें तो मालूम होगा, तुम तो कल आए थे। मेरे को बताओ, मिनिमम वेजेस एक्ट में जो व्यक्ति की सैलरी थी मिनिमम कितनी होनी चाहिए थी? Employees Family Pension Act 1948. Employees Family Pension Scheme. Employees EMPLOY. Employees Family Pension SCH Schemes. Scheme 1971. आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अपन ने ये सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया था, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ले लिया था। कौन से के बारे में? फैक्ट्री एक्ट 1948 के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारे अमन मैंने पढ़ाया हूँ उनको, जिनमें से मैं आपको बता दे रहा हूँ। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, यानी
श्रमिक बोले तो लेबर कंपनसेशन एक्ट है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम करता है, उसको मृत्यु हो जाती है फैक्ट्री में रहते हुए, या मतलब ऐसी बीमारी हो जाती है जो आंशिक तौर पर वो काम नहीं कर सकता, या कुछ ऐसी बीमारी जिसमें से वो काम तो कर सकता है लेकिन एक अंग या एक पार्ट कोई काम नहीं कर रहा है, तो फैक्ट्री मालिक को क्या करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। तो वो कहलाता है कंपनसेशन एक्ट 1923 है, सॉरी, वो उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए। 1995 में अमेंडमेंट आया, तो उसके बाद जो अमेंडमेंट है उसके बाद से रेगुलेट होता है। अब हम जिस एक्ट की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज फैमिली पेंशन स्कीम है। जो आपने देखे होंगे गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनके बाद उनको पेंशन मिलती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ना, कहाँ से हुई थी, ये जो एक्ट है 1971 का जो एक्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई थी पेंशन मिलना, यहीं से स्टार्ट हुआ। उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलती थी। अभी फिलहाल जो एक्ट काम कर रहा है ना, ये समाप्त हो गया है और 1995 का एक्ट काम कर रहा है। अभी फिलहाल में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 है। ये समझ लो एक किस्म से क्लोज हो गया। लेकिन पढ़ा क्यों रहा हूं मैं इसको, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी। और जो अभी काम कर रहा है वो कौन सा एक्ट है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। इसका नाम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। सॉरी, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ना, HEME 1995। तो इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन व्यक्ति एप्लीकेबल होंगे इसमें। इसके पात्र वो लोग होंगे जो यह कर्मचारी पर लागू होती है। कोई भी एम्प्लॉयज है वहां पे उनके अंतर्गत लागू होती है। कर्मचारी की सेवा अवधि कम से कम 10 साल होनी चाहिए। अगर 10 साल से पहले वो कुछ वहां से हट जाता है या उसको निरस्त कर दिया जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इसकी पात्रता क्या है, मिनिमम 10 ईयर होना चाहिए। मिनिमम 10 ईयर सेवा दिया हो उसने। और क्या है, आमतौर पर नियमित पेंशन के लिए उम्र जो है 58 वर्ष हो। और दूसरी है, मतलब जो एज होनी चाहिए 58 ईयर हो जाए, क्योंकि उससे पहले पेंशन देना तो बनता नहीं। पेंशन का लिए देते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो मतलब काम करने के योग्य बचा तो नहीं है, लेकिन उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा भी नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे समय तक आपकी सेवा में रहा है, जैसे गवर्नमेंट की सेवा में रहा है। तो ये पहले इंडस्ट्रीज में लागू हुआ था ये पेंशन स्कीम, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते थे उनके लिए। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या करी, इसको जो भी सरकारी नौकरी थी उनमें भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अभी जो इम्प्लीमेंटेशन काम करता है वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 है। इसके नियम की गणना कैसे होती है, मासिक वेतन। देखो, इसके लिए एक सूत्र है, इसको लिख लो, कभी काम आएगा तुमको। जो मासिक पेंशन होती है, गणना कैलकुलेशन कैसा होता है, लेशन कैसा होता है, जो भी आपकी मंथली इनकम है, यानी मासिक, मंथली, मंथली पेंशन है। मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन, जो पेंशन योग्य वेतन है, हाँ जाओ, मल्टीप्लाई बाय पेंशन योग्य सेवा, मल्टीप्लाई बाय पेंशन योग्य सेवा डिवाइडेड बाय 70। ये फॉर्मूला होता है उसका,
मंथली इनकम जितनी है आपकी उसको यहाँ पे रखो। उसके बाद पेंशन योग्य वेतन, पेंशन के जितने भी एप्लीकेबल हो आप उसका वेतन, पेंशन योग्य सेवा मल्टीप्लाई बाई 70। अपनों को ज्यादा उसकी डीप सेंस मैंने जाना है, एक बार अगर आपको डीप वे में जाके देखना है तो उसको गूगल कर लेना, मैं डीप में ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ उसको। पेंशन योग्य वेतन आमतौर पर पेंशन के अंतिम 60 महीने ने 5 वर्ष के औसतन मूल्य और महंगाई आदि भत्ता आदि पर आधारित होती है। 60 महीनों वर्ष 5 वर्ष के औसतन मूल्य महंगाई, जो पेंशन मिलती है वो काय पर आधारित होती है? लास्ट जो 5 ईयर है ना, लास्ट 5 ईयर, जो बचे हुए 5 ईयर है उसमें कितनी महंगाई है, महंगाई कितनी है उसके आधार पर काउंट करते हैं कि आपको पेंशन कितने मिलने वाली। मूल वेतन और एवरेज मूल वेतन कितना है आपका वो भी काउंट किया जाता है। एवरेज मूल वेतन कितना है, ये दोनों चीज काउंट करके आपकी पेंशन काउंट की जाती है। न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है, उदाहरण के लिए सरकार ने सितंबर 2014 से 1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की है। न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है, न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की क्या की थी 2014 की गवर्नमेंट ने। जो 2014 में क्या हुआ था, 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी आपको। देखो पेंशन तो ऐसा रहता है कि आपकी जितनी पेमेंट थी और जब आप रिटायर हुए तो उसकी महंगाई और भत्ते से ये वाला कैलकुलेशन से काउंट करते हैं और एक मिनिमम दायरा तय कर दिया 2014 में गवर्नमेंट ने कि अगर 1000 रुपए तो आपको पेंशन मिलने की है, चाहे आपकी संपत्ति या सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एक तो आपकी जो सैलरी है वो 10,000 से तो ऊपर ही होगी जब भी आपको मिलने वाली, मिनिमम 10,000 कह रहा हूँ, 10 साल से ऊपर आपने सेवा दी है जब भी आपको पेंशन मिलने वाली है, और न्यूनतम जो पेंशन मिलेगी वो 1000 से नीचे नहीं होगी। 2014 में बोला था, अभी हो सकता है कुछ और अमेंडमेंट हुआ हो तो मैं देख के बताऊंगा। अभी फिलहाल 2014 के बात करें अपन तो मिनिमम जो है 1000 रुपए पर मंथ मिलेगी, 1000 रुपए पर मंथ। इससे ज्यादा तो लाडली बहना योजना में दे रहा है गवर्नमेंट, 1500 रुपए तो उसमें दे रही पेंशन में। चलो जो हाँ क्या है वो, उसको क्या बोलते हैं, खर्च पानी नहीं कहते उसको, कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मतलब इसको कैसा काउंट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट इसको कैसे ठीक ठहराती है, वो ये कहती है कि अगर मान लो परिवार में जो महिलाएं हैं जो कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, हम उनके खाते में अगर पैसे डालते हैं तो वो लोग क्या है अपनी बेसिक जो जीवन शैली है उसमें उपयोग करते हैं। तो ये क्या है मिनिमम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं इस चीज को। लाभ और सुरक्षा क्या है इसमें, सेवानिवृत्त में 58 ईयर की आयु के पूरा होने पर मिलता है। मेरे हिसाब से इतना ही काफी इसके लिए पेंशन स्कीम। फ्रेंड्स तुम ये समझ लो कि जो पेंशन की शुरुआत हुई है ना वो है एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। लेकिन अभी जो एक्ट है ना ये वाला काम नहीं करता है। अभी जो पेंशन मिलती है ये एक्ट के थ्रू मिलती है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की। और ये पात्रता आपको पता हो तो और अच्छी बात है, अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप और अच्छे से मतलब कहने से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे इस चीज़ों को। तो कब मिलती है, मतलब 2 चीज़ों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको, एक तो आप गवर्नमेंट सर्विस में 10 साल रहे हो और दूसरी चीज़ क्या है आपकी जो एज है 58 प्लस हो जाए जब आपको मतलब पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। पेंशन की गणना कैसे करेंगे ये इसका सूत्र है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सूत्र, अगर आपको मतलब समझना है तो डीप में समझ लेना, बाकी मैंने लिखवा दी हूँ कि पेंशन जो मंथली पेंशन है, पेंशन योग्य वेतन, अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो पेंशन योग्य वेतन क्या होता है, मतलब जो पेंशन के लिए योग्य है वो, उसके लिए मान लो कि आपकी जो मंथली इनकम थी
वो 30,000 थी। अब सरकार ने डिसाइड करी कि पेंशन योग्य वेतन कितना मिलना चाहिए, 5,000 रुपए। पेंशन योग्य सेवा, पेंशन के लिए जो योग्य मतलब बची हुई जो सेवा है आपकी, मान लो 3 ईयर थी, डिवाइडेड बाई 70, जो आंकड़ा आएगा वो क्या मिलेगी आपको, मंथली पेंशन मिलेगी। पेंशन 60 है, लेकिन इसकी मैं पात्रता की जो बात कर रहा हूँ ना, तो मिनिमम लगा के बात कर रहा हूँ। मतलब इससे नीचे अगर आप उसको लेने की कोशिश करोगे तो सरकार नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर आप 58 ईयर के भी हो गए हो और आपकी कुछ ऐसी बीमारी है कि मतलब आपको रिटायरमेंट लेना, उससे पहले भी ले सकते हो, रिटायरमेंट की अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इतनी फिर भी एज हो जाए। 60 साल तो ऐसे ही जनरली बोल देते हैं, 58 में भी हो जाती है। जो एक्टिव रहते हैं वो 60 साल का रिटायर होते हैं। और जो मतलब कोई बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनके पास हो सकता है और भी सारी सुविधाएं हों, लेकिन उनमें से एक सुविधा ये है कि 2 साल पहले भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से वो ये है, कर्मचारी भविष्य निधि कोष और उपबंध कोष 1958। मतलब कर्मचारी के द्वारा जो भी कर्मचारी को जो भी सैलरी देते हैं उससे ईपीएफ और पीएफ के बारे में सुना, कुछ कुछ सैलरी आपकी कटती रहती है जो भविष्य निधि में काउंट की जाती है। तो इसकी बारे में भी जानकारी ले लो थोड़ी सी। कौन सा है ये, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द गारंटी एक्ट। हो गया क्या है, ऊपर से मटा दे रहा हूं जिसका नहीं हुआ है। सर तुम्हारा एक टेस्ट बनाया गया है, या तो उसको अपन ऑनलाइन ले लेंगे, मतलब मोबाइल से ले लेंगे, या फिर तुम्हारे लिए एक सुविधा कर देंगे हम कि एक रेंट में लैब लेके वहां पे मतलब कंप्यूटर से आपको वो टेस्ट दिला देंगे। उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा ना रिहर्सल होती रहेगी चीजों की, तो आप फेल नहीं होगे बाद में। देखते हैं 1-2 दिन में। तो बताने के इसलिए नहीं हम कि टेस्ट के नाम पे भग जाते हो तुम लोग, नहीं तुम नहीं जाते, बाकी तो लोग हो जाते हैं ना। तो सरप्राइज टेस्ट होगा, जिस दिन ज्यादा क्वांटिटी होगी उसी दिन ले लेंगे। आज ही ले लें, देखते हैं। तो दूसरा एक्ट है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये इसको ग्रेचुइटी या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी एक्ट 1952 भी कहता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपको कुछ ऐसा फंड मिल जाए, आपकी जो भी जॉब है, मतलब 50-60 साल आपने तैयार उसकी जॉब करे, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ संपत्ति आपकी एपीएफ के माध्यम से कटती रहती है, और एक साथ जब आप रिटायर होते हो तो 15-20 लाख 30 लाख रुपए जो भी एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एक आप भविष्य निधि जोड़ के रख पाते हो, जो भी आपको कुछ बड़ा करना है अपने, या तो खुद के लिए या आपकी फैमिलीज के लिए, तो वो फायदा रहता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी एक्ट 1952। ये ग्रेचुइटी को अगर आप हार्ड लग रहा है तो इसको मिसलीनियस भी लिख सकते हो, मिसलीनियस। इसका उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों को भविष्य के रूप में आर्थिक सुरक्षा देना और सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने और बीमारी या आकस्मिक स्थिति में सहारा मिले, ये सहारा देने के लिए इसको यूज किया जाता है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव तो है भविष्य में एक साथ निधि प्रोवाइड करवाना। ताकि उसका इस्तेमाल आप अपने फैमिली या बीमारी या कुछ ऐसी आकस्मिक दृष्टि से आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा संपत्ति की ज़रूरत है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप। आकस्मिक स्थिति हेतु या भूत है। मुख्य बिंदु इसके हैं। पहला है कि यह अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जहां 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हो। ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे लागू नहीं होता, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर पे लागू होता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? तुम लोग यहाँ पे आते हो ना, तो ये श्योर हो जाया करो, इंश्योर कर लिया करो कि मोबाइल सबके बंद है। और बात करना हो तो बाहर चले जाना, और जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे उठ के चले जाओ। और जब मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो एक बार परमिशन ले लिया करो। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है कि मोर देन 20 कैंडिडेट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में तो ऐसा रहता है कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है कि कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अगर पूरे कर्मचारियों की बात करें तो वो लाखों में जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये शेड्यूल तय नहीं होता है। इसका मेन पर्पस उसका है प्राइवेट वाले लोगों को, जहाँ पे 20 कैंडिडेट काम करते हैं, मिनिमम 20 कर्मचारी हो, वहां पे काम करता है। प्रोविडेंट फंड मतलब जो मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ पीएफ, प्रोविडेंट फंड, FUND, इसको कहते हैं भविष्य निधि हिंदी में। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। इसमें कौन करता है? कर्मचारी और नियोक्ता। कैसे कर्मचारी और नियोक्ता? आपकी सैलरी मान लो 15,000 है, आपने सैलरी से 13,000 रुपए लिए, 13,000 रुपए लिए, 14, 15, 2,000 रुपए का आपने कंट्रीब्यूशन दे दिए, ठीक है। इसने 15,000 आपको प्रोवाइड करना था, आपको 16,000 रुपए दिया उसने, और 16,000 रुपए ना देके 1,000 रुपए कहाँ कर दिया उसने? भविष्य निधि में या पीएफ में आपका कट गया। तो नियोक्ता मतलब ऑनर, और कर्मचारी मतलब जो सैलरी प्रोवाइडर है, मतलब सैलरी प्रोवाइडर है, वो दोनों मिलकर इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। और लेकिन इसका जो लाभ है वो नियोक्ता को नहीं मिलेगा, सिर्फ कर्मचारी को मिलेगा। कर्मचारी का योगदान आमतौर पर 12% वेतन प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए होता है। कर्मचारी कितना योगदान करता है? सिर्फ 12% अपनी सैलरी का। 15,000 का 12% कितना होता है? नियोक्ता का योगदान 12%, जिसमें कुछ हिस्सा पेंशन फंड से भी आता है। ईपीएफ के 3 प्रमुख भाग होते हैं, इसको तुम समझ लोगे ना। पर कोई बोलेगा ईपीएफ या पीएफ के बारे में तो आप समझ जाओगे कि यार किस चीजों की बात चल रही है। तो देखो, ईपीएफ जो होता है वो उसके 3 भाग होते हैं। ईपीएफ के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला कौन सा है? पहला होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसको कहते हैं ईपीएफ। और दूसरा ये हुआ ना भाई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज मतलब
कर्मचारी भविष्य निधि, और दूसरा होता है ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, SCHEM। सरकार भी चला के खुद से पेंशन नहीं देती, पता, कुछ ऐसा पेंशन आपकी सैलरी से वही काटते रहेगी पेंशन के नाम पर, ईपीएस के नाम पर, ईपीएस के नाम पर। मतलब 12 ये मान लो कि आपकी 15,000 सैलरी थी, 2000 इसने ईपीएफ में रख दिए कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, और बाकी 1,000 रुपए ईपीएस में रख दिए, मतलब एम्प्लॉयज पेंशन फंड। जब आप डिमांड करोगे कि सर 60 साल के हो गए, आप पेंशन प्रोवाइड करो, तो ये जो 1,000 बचा है उसी को लेके आपको देने लगेगी वो, मतलब मंथली में। तो ये संपत्ति तो आपकी थी, लेकिन आपने बुरा भी नहीं माने कि चलो गवर्नमेंट ही दे रही, लेकिन ये काम करते हैं क्या है लॉन्ग टर्म में। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, और तीसरी जो होती है एम्प्लॉयज डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट इंश्योरेंस SCHEMES स्कीम्स, लिंक्ड स्कीम है LI लिंक्ड स्कीम, EDLI कहते हैं इसको, इसी का फर्स्ट लेटर उठाते हैं ये, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं EDLI। अच्छा, इसके नाम से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना तो नाम से समझ जाओगे कि यार ये स्कीम किस हिसाब से काम करती है। इंश्योरेंस के बारे में समझते हो क्या होता है इंश्योरेंस मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू आया कुछ, या आपने फसल बीमा योजना के बारे में सुने होंगे, वो एक इंश्योरेंस स्कीम है। तो सरकार क्या करती है, आपको मतलब कुछ टाइम देती है कि यार एक काम करो, 2,500 रुपये फसल का पटाओ, और अगर आपकी फसल खराब होती है तो हम आपको इंश्योरेंस के रूप में जितनी आपकी फसल खराब होगी उतना पेमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ले तो आपसे ही रही थी वो, ऐसे क्या करते हैं इंश्योरेंस के नाम पे कुछ आपके पैसे ये इससे आपकी सैलरी से काट लेंगे, और जब कोई बीमारी आई या मतलब कोई बड़ी बीमारी हो गई जिसका इलाज मतलब कहना चाहिए लाखों में जा रहा है, 50 लाख में जा रहा है, 60 लाख में जा रहा है, अब गवर्नमेंट वो तो सबसे ले रही है, हर एक व्यक्ति से ले रही, उनको कंबाइन करी, और एक व्यक्ति को, ऐसा तो होगा नहीं कि सब लोगों को इतनी बड़ी बीमारी हो जाएगी, उठाई और एक व्यक्ति को दे दी 50 लाख दे दी कि चलो भैया आप जो लग रहा है वो लगा लो। तो क्या करती है, लेती तो आपसे ही है ना वो। तो इंश्योरेंस के नाम पर ये एक स्कीम है जिससे आपकी मतलब कहना चाहिए सैलरी से कट जाती है वो चीजें। और मैं आपको ठीक से बताऊं, ठीक से क्या ही बताऊं, मगर यही तो है पूरी चीज। ये 3 प्रकार के ईपीएफ होते हैं। ईपीएफ मतलब जो आपकी भविष्य निधि के रूप में काम आएगा, या तो आप क्या है, ये डायरेक्ट आपको पैसे हाथ में मिल जाएंगे, जैसा कि अगर मान लो आप रिटायर हुए, 30 लाख रुपए आपको हाथ में मिल गए, ठीक है। और दूसरी चीज आपने बोले कि सर आप पेंशन भी तो दो, 30 लाख रुपए तो मैंने मतलब कहना चाहिए कोई बेटी है उसकी या कुछ और है उसकी शादी में लगा दिया, वो संपत्ति खरीद लिया, वो तो कर दिया, अब पेंशन इसको मिल रही 3,000 रुपए अलग से। अब उसके बाद कोई बीमारी आ गई तो इंश्योरेंस के रूप में इसको 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिल गया। तो ये सारी चीजें, तो ये होते हैं ईपीएफ के फायदे, ठीक है। तो ये कौन सी योजना है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी एक्ट 1952, ठीक, इसको लिख लो, बहुत काम की चीज है।